国国际广播电台。 ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। नमस्कार, ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। अब हमारा हिंदी कार्यक्रम आरंभ होता है। आज के इस कार्यक्रम में समाचारों के बाद चीनी कहानी कार्यक्रम के तहत उपन्यास खोखला पहाड़ और पश्चिम की तीर्थ यात्रा प्रस्तुत किए जाएंगे। अब सुनिए आज के मुख्य समाचार। चीनी प्रधानमंत्री चू रोंगची का अंतिम संस्कार 18 अगस्त को किया जाएगा। जापानी राजनीतिज्ञों के यासुकनी मंदिर दर्शन पर चीनी रक्षा मंत्रालय का जवाब। 11वें पंचेन लामा ने कहा, जातीय एकजुटता राष्ट्रीय एकता और सामाजिक सौहार्द का आधार और विकास व प्रगति का स्रोत है। अब आप दिव्या पांडे से सुनिए आज के पूरे समाचार। पूर्व चीनी प्रधानमंत्री चू रोंगची का अंतिम संस्कार 18 अगस्त को बीजिंग में किया जाएगा। बता दें कि 98 वर्षीय चू रोंगची का देहांत 12 अगस्त को हुआ। वे 14वीं और 15वीं सीपीसी केंद्रीय कमेटी के पोलित ब्यूरो के स्थायी सदस्य और प्रधानमंत्री थे। उनके देहांत पर शोक मनाने के लिए बीजिंग में थेन आनमन, शिन्हुआ मिन, जन वृहद भवन, विदेश मंत्रालय, प्रांत स्तरीय सीपीसी समितियों और सरकारों के स्थानों, हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र, मकाओ प्रशासनिक क्षेत्र, सीमांत पोर्टों, वैदेशिक हवाई और समुद्री पोर्टों, विदेशों में चीनी दूतावासों तथा महावाणिज्य दूतावासों में राष्ट्रीय ध्वज आधे झुकाए जाएंगे। चू रोंगची सीपीसी के श्रेष्ठ सदस्य, लंबे समय तक परीक्षा पर खड़े रहे वफादार कम्युनिस्ट योद्धा, सर्वहारा वर्ग के श्रेष्ठ क्रांतिकारी, राजनीतिज्ञ और पार्टी तथा देश के असाधारण नेता थे। चीनी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता चियांग पिन ने 15 अगस्त को जापानी राजनीतिज्ञों के यासुकनी मंदिर के दर्शन पर संबंधित सवाल के जवाब में बताया कि यासुकनी मंदिर जापानी सैन्यवाद द्वारा वैदेशिक आक्रमण छेड़ने का आध्यात्मिक उपकरण और प्रतीक है, जहां हाथों में एशिया व प्रशांत क्षेत्र के देशों की जनता के खून से लथपथ जापानी युद्ध अपराधियों की पूजा होती है। जापानी राजनीतिज्ञों की संबंधित कार्रवाई ने खुलेआम ऐतिहासिक न्याय का अपमान किया है और शिकार देशों की जनता की भावना को गंभीर हानि पहुंचाई है, जिसका मर्म अतिक्रमण की जिम्मेदारी छिपाकर विश्व फासिस्ट विरोधी युद्ध विजय की उपलब्धियों और युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को चुनौती देना है। चियांग पिन ने बताया कि अतिक्रमण इतिहास का सामना कर युद्ध अपराध का गहरा आत्मनिरीक्षण करना जापान द्वारा एशियाई पड़ोसी देशों के साथ संबंध विकसित करने का आधार है। हम जापान से ऐतिहासिक सबक लेकर गलत कार्रवाई बंद करने का अनुरोध करते हैं। अगर जापान तथाकथित नई किस्म वाला सैन्यवाद बढ़ाने पर अड़ा रहता है और क्षेत्रीय शांति को नुकसान पहुंचाने का स्रोत बनता है, तो उसे जरूर ही न्याय की सुनवाई का सामना करना पड़ेगा। चीन में जातीय एकता व प्रगति संवर्धन कानून के प्रचार और कार्यान्वयन पर 14 अगस्त को लासा में गैर पार्टी हस्तियों की एक संगोष्ठी आयोजित हुई। चीनी जन राजनीतिक सलाहकार सम्मेलन की राष्ट्रीय समिति, चीनी बौद्ध धर्म संघ के उपाध्यक्ष और चीनी बौद्ध धर्म की शीर्षांक शाखा के अध्यक्ष 11वें पंचेन लामा कोइगी ग्याइबो ने इसमें भाग लेकर भाषण दिया। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि जातीय एकजुटता राष्ट्रीय एकीकरण और सामाजिक सौहार्द का आधार है और विकास व प्रगति का स्रोत है। जातीय एकता व प्रगति संवर्धन कानून देश में जातीय एकता व प्रगति कार्य का मानकीकरण करने का पहला मूल और चतुर्मुखी कानून है। वह नए युग में जातीय कार्य व मिशन के मुताबिक कानूनी शासन की शक्ति से जातीय कार्य के गुणवत्ता विकास को सुनिश्चित करता है और चीनी राष्ट्र के समुदाय और जातीय एकता कार्य का आधार प्रगाढ़ बनाने के लिए मजबूत व्यवस्थित गारंटी प्रदान करता है। 11वें पंचेन लामा ने कहा कि इतिहास में बार बार साबित हुआ है कि विभिन्न जातियों के बीच पारस्परिक समझ, सम्मान, समावेश और प्रशंसा राष्ट्रीय एकता और जातीय एकजुटता का स्रोत है। धार्मिक जगत को विभिन्न जातियों की आवाजाही और आदान प्रदान में जुड़ाव की भूमिका निभानी चाहिए। चाइना स्टेट रेलवे ग्रुप कंपनी लिमिटेड के अनुसार इस वर्ष की शुरुआत से ही रेलवे विभाग ने यात्रियों की विविध यात्रा आवश्यकताओं के अनुरूप सक्रिय रूप से अनुकूलन किया है और यात्री परिवहन को सुव्यवस्थित ढंग से आयोजित किया है। जनवरी से जुलाई तक चाइना रेलवे ने 2.8 अरब यात्रियों को सेवा दी, जो पिछले वर्ष की समान अवधि से 4.1% अधिक है और इसी अवधि के लिए एक नया रिकॉर्ड है। पहले
आगामी 7 महीनों में रेलवे विभाग ने नई लाइनों और स्टेशनों का पूर्ण उपयोग करते हुए क्षमता में वृद्धि की। राष्ट्रीय रेलवे प्रणाली ने औसतन प्रतिदिन 11,462 यात्री ट्रेनों का संचालन किया, जो पिछले वर्ष की समान अवधि से 571 ट्रेनें या 5.2% अधिक है। 14वें शीतसांग स्वायत्त प्रदेश खेल यानी छठे जातीय पारंपरिक खेलों का उद्घाटन 15 अगस्त को दोपहर के बाद शिगात्से शहर में हुआ। जानकारी के अनुसार इस वर्ष के खेलों में 13 मुख्य स्पर्धाएं और 152 उप स्पर्धाएं शामिल हैं, जिसमें ट्रैक एंड फील्ड, बास्केटबॉल, फुटबॉल और घुड़सवारी आदि हैं। पिछले वर्षों से इनमें 53 नई उप स्पर्धाएं जोड़ी गई हैं। कुल 1,372 एथलीट भाग ले रहे हैं। इस वर्ष के जातीय पारंपरिक खेलों में 13 प्रमुख स्पर्धाएं और 41 लघु स्पर्धाएं शामिल हैं। इसके अतिरिक्त एक प्रदर्शन स्पर्धा और 3 लघु स्पर्धाएं हैं। प्रतियोगिता कौशल और व्यापक, जिनमें कुल 547 एथलीट भाग ले रहे हैं। उद्घाटन समारोह में एथलीट बेहद उत्साहित थे और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां शानदार रहीं। 14 अगस्त को दोपहर के बाद चाइना मीडिया ग्रुप द्वारा अनुवादित पहले अजरबैजानी भाषा कार्यक्रम में शी जिनपिंग की सांस्कृतिक भावना का शुभारंभ और प्रदर्शन बाकू में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का प्रसारण बाद में अजरबैजान राष्ट्रीय टेलीविजन और प्रसारण कंपनी के कल्चर चैनल और अजरबैजान के ARB 24 टेलीविजन पर किया गया। इस कार्यक्रम में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की संस्कृति के संरक्षण और विकास के प्रति उनकी चिंता की जीवंत कहानियों का चयन किया गया है। जो एक समृद्ध राष्ट्र अपनी संस्कृति के कारण समृद्ध होता है और एक मजबूत राष्ट्र अपनी संस्कृति के कारण मजबूत होता है, कि उनके गहन विचारों के साथ साथ सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक परंपराओं की निरंतरता के प्रति उनके गहरे स्नेह को दर्शाती है। ये कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों को शी जिनपिंग के सांस्कृतिक विचारों के मूल तत्व और उनके शासन दर्शन की गहन सांस्कृतिक नींव की व्याख्या करता है। जापान में चीनी दूतावास के प्रवक्ता ने 15 अगस्त को एक पत्रकार के उस प्रश्न के उत्तर में, जिसमें जापानी प्रधानमंत्री साने ताकाइची द्वारा यासुकुनी मंदिर में भेंट करने और कुछ मंत्रिमंडल सदस्यों और सांसदों द्वारा मंदिर के दर्शन करने का जिक्र था, कहा कि जापान की ये हरकतें द्वितीय विश्व युद्ध में मिली जीत और युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को गंभीर चुनौती देती हैं। चीन ने इस पर अपनी कड़ी नाराजगी और निंदा व्यक्त की है और जापान के समक्ष अपना गंभीर विरोध और आपत्ति दर्ज कराई है। प्रवक्ता ने कहा कि यासुकुनी मंदिर जापानी सैन्यवाद द्वारा आक्रामक युद्ध छेड़ने का एक आध्यात्मिक प्रतीक है, जहां 14A श्रेणी के युद्ध अपराधियों की पूजा की जाती है, जो इस आक्रामक युद्ध के लिए प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार थे। प्रवक्ता ने आगे कहा कि इस वर्ष टोक्यो ट्रायल्स की 80वीं वर्षगांठ है। चीन जापान से आग्रह करता है कि वह अपने ऐतिहासिक अपराधों पर गहन चिंतन करे, ऐतिहासिक सबक से गंभीरता पूर्वक सीखे, शांतिपूर्ण विकास के प्रति अपने प्रतिबद्धता का पालन करे, सैन्यवाद से पूर्णतः संबंध तोड़ने के लिए ठोस कदम उठाए और अपने खतरनाक पुनः सैन्यकरण कृत्यों को रोके। रूसी द्वितीय विश्व युद्ध इतिहासकार संघ के कार्यकारी परिषद के सदस्य अनातोली कोश्किन ने शिन्हुआ समाचार एजेंसी को दिए एक हालिया साक्षात्कार में कहा, जापान का पुनः सैन्यकरण का प्रयास एक बड़ा खतरा है और इसके जापान और पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के लिए गंभीर परिणाम हो सकते हैं। कोश्किन ने कहा कि जापान ने न केवल घातक हथियारों के निर्यात पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है और अपने सैन्य विस्तार को गति दी है, बल्कि जापान के कुछ लोग जानबूझकर 3 परमाणु विरोधी सिद्धांतों का उल्लंघन कर रहे हैं और यहाँ तक कि अन्य देशों से परमाणु हथियार आयात करने की साजिशों की भी खबरें आई हैं। कमजोर होता अमेरिका अपने तथाकथित विश्व पुलिस की भूमिका को बनाए रखने के लिए अपने सहयोगी जापान की सैन्य शक्ति पर लगातार ध्यान केंद्रित कर रहा है। जापान इस अवसर का लाभ उठाकर सैन्यकरण के मार्ग पर पुनः अग्रसर हो रहा है। कोश्किन ने बताया कि जापान के भीतर कुछ ताकतें इतिहास को नकारने का प्रयास कर रही हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की पराजय को स्वीकार करने से इनकार कर रही है और यहाँ तक कि सुदूर पूर्व अंतर्राष्ट्रीय सैन्य न्यायाधिकरण द्वारा जापानी युद्ध अपराधियों के मुकदमों की वैधता पर भी सवाल उठा रही है। 38वां अंतर्राष्ट्रीय सूचना विज्ञान ओलंपियाड 15 अगस्त को उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में संपन्न हुआ। चीनी टीम ने 3 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता और टीम प्रतियोगिता में प्रथम स्थान भी हासिल किया। यह ओलंपियाड प्रतियोगिता 9 से 15 अगस्त तक आयोजित की गई, जिसमें दुनिया भर के 90 से अधिक देशों और क्षेत्रों के लगभग 400 प्रतिभागियों ने भाग लिया। China
इंटरनेशनल है। आप सुन रहे हैं अपनी दोस्त और होस्ट लीला भट्ट के साथ चीनी कहानी कार्यक्रम। यह चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। चीनी कहानी कार्यक्रम में आप सभी का बेहद स्वागत है। दोस्तों, चीनी कहानी कार्यक्रम के अंतर्गत हम सुन रहे हैं आलाई की रचना खोखला पहाड़, जो कि तिब्बत के पहाड़ी इलाके में बसे एक गांव की कहानी है। तो दोस्तों, इस कहानी के पिछले अंक में हमने सुना था कि इंगजिन और उसके प्रेमी जंगल में भटकते हुए एक नदी के किनारे आ पहुंचते हैं। वहां से इंगजिन का प्रेमी उसे एक पत्र लिखकर गांव जाने की सलाह देता है। इंगजिन उसके कहे अनुसार वह पत्र लेती है और अपने गांव पहुंच जाती है। पत्र को पढ़ने के बाद इंजीनियर वांग के अनुसार ही सब कार्य किए जाते हैं। तो दोस्तों, कहानी में आगे क्या हुआ, आइए जानने के लिए सुनते हैं कहानी का शेष भाग। केलसांग अपने रास्ते से जा रहा था, उसने देखा कि कमांड सेंटर के स्टाफ के कुछ लोग सेमचो झील की तरफ जा रहे थे। वे अपने साथ रेडियो रिसीवर और ट्रांसमीटर, एक नक्शा, तंबू लगाने का सामान, कुछ लालटेनें, कुछ टॉर्च, राइफलें, मशीन गनें, लाउडस्पीकर, अनाज और डिब्बा बंद खाना भी लिए हुए थे। झील की तरफ जाने वाले वे अकेले नहीं थे। कमांड सेंटर से ताजा आदेशों की वजह से ची गांव के काफी लोग झील की ओर बढ़ रहे थे और उनके हाथों में लाल और हरे रंग के तिकोने झंडे थे। चलते समय वे उत्साह में सीटियां बजा रहे थे और हाथ हिला रहे थे। देखते देखते ची गांव ने बतौर मेजबान जिस आबादी को पिछले कुछ दिनों के अंदर अपने यहाँ बसा लिया था, वह समूची आबादी अब कहीं और जा रही थी। सारी जगह खाली हो चुकी थी। केवल कुछ लोग बचे थे जो वहां बने चूल्हों के इर्द गिर्द बैठे हुए थे, जिनमें से अभी भी आग जलने के संकेत मिल रहे थे। कमांड सेंटर के तंबू के अंदर रेडियो रिसीवर की घर्र घर्र की आवाज आ रही थी। बीच बीच में हवा का तेज घुमावदार झोंका आता और तंबुओं के बीच रंग बिरंगे रद्दी कागजों को उड़ाता रहता। हवा से कभी कभी वे तंबू इस तरह फूल जाते जैसे कोई दैत्य काफी तकलीफ के साथ सांस ले रहा हो और उसका फेफड़ा फूल जा रहा हो। इंगजिन भी कमांड सेंटर की टीम के पीछे पीछे पहाड़ की ओर बढ़ने लगी। जब उसने मुड़कर गांव की ओर देखा तो उसे केलसांग वांगडू कहीं दिखाई नहीं दिया, जिससे वह थोड़ी परेशान लगा। उसकी परेशानी ज्यादा देर तक नहीं रही, क्योंकि वह भी उस समूह के संक्रामक उत्साह में डूब गई थी। लेकिन सबसे ज्यादा उत्तेजना वाला क्षण तब आया जब ब्रिगेड के कमांडर ने उसे अपनी बगल में बुलाया और उससे झील के बारे में तरह तरह के सवाल करने लगा। उस झील में तो बहुत ज्यादा पानी होगा, क्यों? उसने पूछा। हाँ, बिल्कुल बहुत ज्यादा पानी है। क्या झील में मछलियां भी हैं? उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा। इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, लेकिन तुमने कभी किसी से सुना कि मछलियां हैं या नहीं? उसने एक बार फिर अपना सिर हिलाया। हर व्यक्ति कहता है कि झील में सुनहरे हंसों का एक जोड़ा है। माना यह जाता है कि ची गांव और जंगलों की रक्षा वह जोड़ा ही करता है। ओल्डवे ने इंगजिन की बाह पकड़कर धीरे से उसे चुप रहने को कहा और बोला, दरअसल ये एक सामंती अंधविश्वास है। कमांडर ने जवाब में कहा, बिल्कुल, यह विशुद्ध रूप से सामंती अंधविश्वास है। नए युग के युवकों को इस तरह की बातों में विश्वास नहीं करना चाहिए। इंगजिन ने अपना सीना फुलाते हुए गर्व के साथ कहा, मैं अध्यक्ष माओ के नाम पर यह संकल्प करती हूँ कि सामंती अंधविश्वासों को समाप्त कर दूंगी। जैसे जैसे चढ़ाई बढ़ती जा रही थी, पहाड़ का रास्ता और भी कठिन हो रहा था। इसका अर्थ यह हुआ कि कमांडर को बातचीत करने की बजाय अपने फेफड़ों में तेजी से हवा भरने पर ध्यान देने की जरूरत थी। जैसे ही बातचीत रुकी, इंगजिन झील के सुनहरे हंसों के बारे में सोचने लगी और उसे अंदर ही अंदर भय का एहसास हुआ। अभी कुछ सेकंड पहले उसकी जो क्रांतिकारी चेतना उछाल मार रही थी, वह अंधेरे में डूबने लगी। आधी दूरी तय कर लेने के बाद उनकी मुलाकात सुओपो से हुई।
वह अपेक्षाकृत ज्यादा युवा लोगों के ग्रुप का नेतृत्व कर रहा था। उसने और उसके आदमियों ने कमांड सेंटर की ब्रिगेड का सारा सामान खुद ले लिया था और उन लोगों ने यह सामान अपनी पीठ पर लाद कर ऊपर तक पहुंचाया। हवा की कमी से हाँफ रहे कमांडर की यह हिम्मत नहीं बची थी कि वह उन्हें बधाई दे, लेकिन उसे सुओपो के कंधे पर एक तेज थपकी दी। सुओपो ने भी बड़े उत्साह के साथ आगे बढ़कर अपने दोस्तों को रास्ता दिखाया। उसके पीछे बड़ी तेजी से इंगजिन चल पड़ी। वह एक सवाल पूछना चाहती थी। यह सवाल सुओपो से था, क्या झील में सचमुच हंसों का कोई जोड़ा नहीं है? सुओपो ने अपनी आंखें गोल घुमाई और फिर तीखी निगाहों से उसे देखता रहा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। इंगजिन ने एक बार अपना सवाल दोहराया और सुओपो ने कहा, क्या तुमने खुद वहाँ कोई हंस देखा है? मैंने तो नहीं देखा। इंगजिन ने सोचा कि सुओपो ने एक सच्चाई को उसके सामने उद्घाटित कर दिया। सुओपो के प्रति उसके मन में गायब हुआ प्यार एक बार फिर लौट आया और उसने धीमी आवाज में कहा, अगर झील में सचमुच सुनहरे हंस होंगे तो गांव में सभी लोग मुझसे नफरत करने लगेंगे। तुम तो पूरी तरह डर गई हो। सुओपो ने थोड़े मजाकिया लहजे में कहा, अगर तुम इतनी ही डरने वाली थी तो उसे अपने साथ लेकर झील में क्या कर रही थी? मुझे पता है कि तुम उसे रिझाने गई थी। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? इंगजिन को लगा कि वह अब ही रो पड़ेगी। सुओपो को इतने से ही तसल्ली नहीं मिल रही थी। उसने कहा, वाह, इतना अच्छा और साफ सुथरा आदमी वह है। तुम क्या समझती हो कि अगर तुम अच्छी तरह नहा धो लो तो उसके लिए एकदम सही साबित हो जाओगी? इंगजिन की आंखों से आंसू निकलने लगे, लेकिन सुओपो ने इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। वह बहुत गुस्से में था। उसने कहा, जैसे ही जंगल की आग खत्म होगी ये सारे लोग यहाँ से रवाना हो जाएंगे। क्या उस आदमी ने तुमसे वादा किया है कि वह तुम्हें अपने साथ ले जाएगा? अगर उसने ऐसा नहीं कहा तो यह समझ लो कि ची गांव के लोग तुम्हारे बारे में यही सोचेंगे कि तुम एक निहायत घटिया औरत हो। झील तक पहुंचते पहुंचते इंगजिन लगातार रोती रही। उसे थोड़ा थोड़ा ऐसा लगने लगा था कि वह सचमुच कोई घटिया काम कर रही थी और अब उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था। इन सब के बावजूद जैसे ही उसने नीली वर्दी वाले युवक को देखा, वह उसके लिए खाना लाने दौड़ पड़ी। उसे इस बात की चिंता हो रही थी कि वह गोरा व्यक्ति कितना भूखा होगा। हो सकता है अब तक उसने काफी कुछ झेल लिया हो। जिस समय वह उसके लिए खाना निकाल रही थी, उसे अपनी पीठ में एक सनसनाहट सी महसूस हुई। उसे पता था कि किस तरह सुओपो की गुस्सैल निगाहें उस पर टिकी होंगी। इससे भी ज्यादा चिंता उसे इस बात से हो रही थी कि कितने समय तक वह खाना निकालने में व्यस्त रही, लेकिन उस नीली वर्दी वाले ने उसकी ओर एक बार भी नहीं देखा। खाना खाने के बाद उसने हाथ धोया और हाथ झटकने के साथ ही उसने इस युवती के प्यार को भी एक तरह से झटक कर किनारे कर दिया। एक बार उसने इंगजिन की ओर देखा और फिर सुओपो की ओर मुड़ते हुए उसने कहा, यहाँ इस औरत को रखने की कोई जरूरत नहीं है। बेहतर होगा कि इसे इसके पुराने दस्ते में ही भेज दिया जाए। वहाँ से रवाना होते समय इंगजिन की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। इसमें कोई शक नहीं कि कभी सुओपो उसे चाहता था, लेकिन उसके मन में इस औरत के प्रति कुछ खास भावनाएं नहीं थी। यही वजह थी कि वह बहुत विभ्रम की स्थिति में थी। गांव के अन्य नौजवानों के साथ अतीत में उसके शारीरिक संबंध थे और जिस समय सनोवर के पेड़ों को काटा जा रहा था, उसका संबंध एक ट्रक ड्राइवर से भी था जो लकड़ियां ढोने का काम करता था। सुओपो ने कभी इन बातों पर बहुत तवज्जो नहीं दिया। वह समझ नहीं पा रही थी कि इस बार ऐसा क्या हो गया कि वह इतना नाराज है। वह यह भी नहीं समझ पा रही थी कि कैसे अचानक नीली वर्दी वाले उसके प्रेमी ने उससे मुंह फेर लिया। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन यह समझ नहीं पाई कि उन दोनों में से किस पर वह अपनी निगाह टिकाए रखना चाहती थी। वैसे आंसुओं की वजह से सब कुछ इतना धुंधला दिखाई दे रहा था कि वह दोनों में से किसी को ठीक से नहीं देख सकी। अगर सुनहरे हंसों की कहानी महज एक खूबसूरत दास्तान थी जो अतीत से चली आ रही थी, तो यह कहा जा सकता था कि इंगजिन के दिल में बसे सुनहरे हंस इस समय तक कहीं बहुत दूर उड़कर चले गए थे। वह साफ साफ नहीं कह सकती थी कि यह कब और कैसे हुआ। अब
वह समझ सकती थी कि यह उसका विश्वास ही था कि किसी जमाने में इस झील में सुनहरे हंसों का कोई जोड़ा रहा करता था। उसे यह भी यकीन होने लगा कि ऐसे समय जबकि ची गांव के लोगों को अपनी रक्षा के लिए उन हंसों की सबसे ज्यादा जरूरत थी, वे बड़े दुखद तरीके से कहीं दूर उड़ गए और पीछे एक सन्नाटा छोड़ गए। जंगल के बीच से गुजरते हुए केलसांग वांगतू की मुठभेड़ अनेक जानवरों से हुई और वे सभी अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। उसने ध्यान दिया कि चलते समय उसने अपनी राइफल नहीं ली। उसने इस पर थोड़ा सोचा और फिर हंसने लगा। आग तेजी से करीब आती जा रही थी। हवा में एक झुलसन थी और चारों तरफ धुआं फैला था। ऐसा लगता था कि लपटों के यहाँ तक पहुँचने से भी पहले जंगल में आग लग जाएगी। चारों तरफ तरह तरह के जानवर अपने समूहों में पेड़ों के गिर्द जमा थे। हिरण, जंगली सुअर, खरगोश, रीछ, भेड़िए, सियार, चीते और तरह तरह की गिलहरियां। पहले की बात होती तो जंगल में किसी शिकारी की मौजूदगी हर जानवर को सतर्क कर देती, लेकिन आसन्न आग के खतरे के सामने अब किसी शिकारी के होने का कोई मायना नहीं था। इसके अलावा इस शिकारी का मन भी जाहिर तौर पर काफी उचाट था। वह तो अपने साथ बंदूक भी नहीं लाया था। तरह तरह की चिड़ियां अपने समूहों में काफी बड़ी तादाद में मौजूद थी, लेकिन जानवरों के मुकाबले भावी खतरे के प्रति इनमें ज्यादा परेशानी नजर आ रही थी। वे बदहवास होकर गोल चक्कर लगा रही थी और चीखती रहती। घेरे में उड़ते हुए वे जंगल से बाहर जाती, लेकिन अपने अस्तित्व पर संकट देखकर वे लंबे समय तक खुले इलाके में नहीं रह पाती, क्योंकि वहां उनके छुपने की कोई जगह नहीं थी। उन्हें जलते जंगल के मुकाबले पहाड़ का सुनसान खाली हिस्सा ज्यादा खतरनाक महसूस होता था और वे तेजी से जंगल की ओर लौट आती। केलसांग सोच रहा था कि हो सकता है उसे यहाँ अपने रीछ से मुलाकात हो जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिर उसने चुलबुली लड़की इंजिन की बातों को याद किया। उसने बताया था कि अग्निवर्जन क्षेत्र के बाहर किसी जगह उसने उस रीछ को देखा था। मन ही मन हंसते हुए उसने कहा, सचमुच वह बहुत चालाक जीव है। अनजाने में ही उसने उस जगह को सहलाया जहां रीछ ने अपने पंजों से उसे खरोंचा था। इसके साथ ही उसके दिमाग में अपने पुराने मित्र मुस्कान कटे रीछ की तस्वीर घूम गई। उसने सोचा कि वह उसे पेड़ों के बीच से इत्मीनान से आते हुए देख रहा है। तो तुम अभी भी यही हो, उसने मन ही मन कहा। लेकिन दोरजी तो जा चुका है। अब वह उस गुफा के काफी करीब पहुंच गया था जहां रहकर दोरजी ने जादू टोना किया था। इसलिए दोरजी की मौत का एक एहसास खास तौर से उसके मन को कचोटने लगा। उसके अंतर्मन ने झूठ नहीं कहा था। जी गांव की मौत से पहले दोरजी के प्राण निकल गए थे। गुफा के सामने की समतल जमीन के आगे जब केलसांग वांगदू पहुंचा, उसने देखा कि लामा जामकन गोनपो वहां पहले से मौजूद है। लामा ने सूखी लकड़ियों से एक विशाल चौकोर चिता बनाई थी, जिस पर ओझा दोरजी पालथी मारकर बैठा था और सफेद गीले कागज से उसका चेहरा ढका हुआ था। कागज के ऊपर उसे उसकी मुखाकृति का धुंधला सा आकार दिखाई दे रहा था, लेकिन यह समझ पाना असंभव था कि अंतिम क्षणों में उसके चेहरे पर किस तरह के भाव थे। इस प्रकार केलसांग यह नहीं जान सका कि इस दुनिया के बारे में दोरजी की क्या राय बनी। बेशक यह जानने के लिए कि दुनिया से अलविदा कहते समय दोरजी के अंदर कैसी भावनाएं थी, वह उसके चेहरे पर चिपका सफेद कागज हटा सकता था, लेकिन ऐसा करना एक अमान्य कार्य होता। भले ही यह अमान्य कार्यों या वर्जनाओं के उल्लंघन का दौर क्यों ना हो। पहले जंगलों को हाथ भी नहीं लगाया जाता था, लेकिन अब उन्हें काटा जा रहा था। पवित्र बौद्ध मठों को ध्वस्त किया जा रहा था और अब वे कह रहे हैं कि उस सेमचो झील को विस्फोट से उड़ा देंगे, जिसके बारे में जी गांव के हर आदमी की मान्यता है कि इसके समूचे गांव और यहाँ के लोगों को संरक्षण प्रदान किया है। अब चूंकि ये सारी मान्यताएं ध्वस्त कर दी गई हैं, इसलिए शायद पुराना युग समाप्त हो गया है। शायद पिछड़ेपन और अंधविश्वास से भरी सोच के दिन सचमुच समाप्त हो गए हैं। धन्यवाद, केलसांग ने जामकन गोनबो से कहा।
मुझे तुम किस लिए धन्यवाद दे रहे हो? लामा ने पूछा। ची गांव में यह बात किसी से छिपी नहीं थी कि तिब्बती बौद्ध धर्म के कट्टर गेलुगप्पा संप्रदाय के प्रमुख सदस्य जामकन गोन्बो ने दोरजी और उसकी औझेती को हमेशा से ही अवमानना की नजर से देखा। उसने हमेशा ऐसे लोगों को विधर्मी और भिन्न मतावलंबी माना जिनका वास्तविक सिद्धांतों के साथ वैसे ही मेल नहीं हो सकता जैसे आग और पानी का मेल नहीं हो सकता। धन्यवाद उसका अंतिम संस्कार करने के लिए। मुझे पता है कि यह तुम्हारे पद की मर्यादा से नीचे का काम है। लामा ने जवाब दिया, आज की दुनिया में किसी पद की मर्यादा नहीं रह गई है। अब मैं भी एक विधर्मी हूँ, दोरजी से भिन्न नहीं हूँ। मैंने बहुत पहले अपनी धर्मनिष्ठा हैसियत गंवा दी। फिर उसने आह भरते हुए कहा, आज वह दुनिया छोड़कर जा रहा है और यहाँ मैं उसके प्रति सम्मान प्रकट कर रहा हूँ। उसे उसके तय रास्ते पर भेज रहा हूँ। हर व्यक्ति बराबर है, लेकिन जब मेरा समय आएगा तब क्या होगा? उस समय कोई नहीं होगा जो मेरे सुरक्षित प्रस्थान के लिए अंतिम संस्कार करे या समय से मेरे पुनर्जन्म के लिए धर्म ग्रंथों का पाठ करे। मैं उससे अंतिम बार मिलने के लिए समय नहीं निकाल सका। मैंने तो उसके अंतिम शब्द भी नहीं सुने, लेकिन उसके चेहरे को देख कर लगता है कि विदा होते समय उसके अंदर शांति थी। मुझे लगता है कि उसे अच्छी मौत मिली। बुद्ध के योद्धा अनुचर वज्र के लिए एक और शब्द है, दोरजी। केलसांग की सोच थी कि अगर दोरजी सचमुच वज्र था तो वह सचमुच बहुत क्रुद्ध वज्र था। केलसांग ने इस छोटे से गांव में सारी उम्र दोरजी को देखा था, लेकिन उसे एक भी ऐसा क्षण नहीं याद आ रहा था जब दोरजी के चेहरे पर इतनी शांति दिखाई दे रही हो। जामकन गोन्बो के आचरण में किसी लामा के चरित्र के अनुरूप गंभीरता दिखाई दी और उसकी भाषा लाक्षणिक हो गई। उसने कहा, प्रकृति का यही नियम है। सभी अव्यवस्था को व्यवस्था का रूप दिया जाना चाहिए। सभी शोर शराबे को शांति में विलीन हो जाना चाहिए। सभी प्यार और घृणा को पावन निर्वाण की दिशा लेनी चाहिए। इसके अलावा उसके सिर पर गौर करो। सचमुच दोरजी का सिर किसी भिक्षु की तरह मुंडा गया था। चिड़ियों के घोंसलों की तरह उसके लंबे उलझे बालों को जेल के नियम के अनुसार उसकी गिरफ्तारी के समय ही काट दिया गया था। इस बात की जानकारी केलसांग को पहले से थी। जामकन गोन्बो हंस रहा था। चूंकि उसके बाल का मुंडन करने में किसी ने मेरी मदद की, इसलिए मैंने सोचा कि मैं कम से कम इतना तो कर ही सकता हूँ कि आखिरी बार उसे कुछ साज सामान दे दूं। जामकन गोन्बो मजाक नहीं कर रहा था। केलसांग की निगाह अचानक वहां रखे तांबे के एक बर्तन और हजामत बनाने के सामान पर गई। इतना ही नहीं, उसने वह सारा तामझाम जुटा लिया था जो उसके पास तब होता था जब वह लामा था। बुक ऑफ द डेड का वृहद संस्करण, संगीत का अपना वाद्य यंत्र और लाल बैंगनी रंग का अच्छे कपड़े का बना काशाय। दोरजी उन गिने चुने तिब्बती लोगों में था जो बौद्ध धर्म के प्रति अपने मन के अनादर भाव को खुलेआम व्यक्त करने की धृष्टता करता था। उसे इस तरह देखकर, जिसका सिर किसी भिक्षु की तरह मूंडा गया हो, केलसांग ऊपर से नीचे तक थमा गया था। पहले तो उसके मन में जामकन गोन्बो के प्रति आदर का भाव पैदा हुआ, खास तौर से तब जब वह उसे बोलते हुए सुन रहा था और इतने वर्षों बाद लौटे उसके धार्मिक अंदाज को महसूस कर रहा था। लेकिन वह आदर भाव अब गायब हो गया था। गुस्से से थोड़ी कांपती आवाज में उसने कहा, जेल में उन्होंने उसके सिर का मुंडन किया, यह उनका काम था, लेकिन तुम्हें दोरजी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। केलसांग के गुस्से से जामकन गोन्बो थोड़ा डर गया। आखिरकार वह अब असली लामा तो नहीं था। मैं उसे सर लगाकर विदा देना चाहता था। क्या इसमें कुछ गलत था? केलसांग ने थोड़ा शांत मन से सोचा। जरा सोचिए कि लामाओं में और ओल्ड वे जैसे लोगों में या उन लोगों में जिन्हें किसी कार्य दल का इंचार्ज बनाया गया है, क्या फर्क है? वे सभी कुछ चीजों को अस्पर्श्य मानते हैं और उनमें से सभी यह भी चाहते हैं कि दुनिया में जितने भी जीवित प्राणी हैं वे उसी में विश्वास करें जिसमें आपका विश्वास है। वे अपने दिलों में घर कर गई चीजों पर विश्वास कर छोटी छोटी खुशियों का आनंद ले लेते हैं।
लामाओं और इस नए युग के लोगों के बीच एक साझी इच्छा यह है कि वे सभी दुनिया की सभी चीजों को एक ही जैसी बना देना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि सब कुछ एक जैसा हो। इसी वजह से ये विध्वंस का स्वागत करते हैं और एक ही चीज को नया जीवन मानते हैं, और वह है पुनर्जन्म। वे इस सिद्धांत पर जोर देते हैं और वे इसके स्रोत हैं। वास्तविक संसार का इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। ये वास्तविक संसार नहीं है जिसमें जीवन के अंदर मृत्यु और मृत्यु के अंदर जीवन के सिद्धांत को लोग देखते और इसमें विश्वास करते हैं। इसलिए गांव के समक्ष जंगल की भीषण आग को देखकर जानकर वो मन ही मन आनंदित था। उसकी आत्मा जहर से बुझी हुई थी। इसे जानने के लिए काफी था उसकी आंखों की अव्यवस्थित रोशनी को देखना और उसकी आत्मा को गाते सुनना, विध्वंस विध्वंस विध्वंस। केलसांग को उसकी आंखों में एक पागलपन दिखाई दिया, ऐसा पागलपन जो एक सुर जैसा था और जिसे उसने पहले भी औरों की आंखों में देखा था, मसलन सुओपों की आंखों में या निष्कपट बच्चों की आंखों में। अब यह महज इसलिए जाहिर हो रहा था क्योंकि भीषण आग से पहले उन लोगों ने वह सब किया जिससे उनके अंदर के गीत को दबाया जा सके। केलसांग अपने विचारों के भंवर से बाहर निकला और उसने तेज स्वर में कहा, तुम लोग यह क्यों चाहते हो कि हर चीज हूबहू हो, एक जैसी हो? तुम एक मरे हुए व्यक्ति की खोपड़ी को भी अकेला नहीं छोड़ सकते, और यह सब इस सोच की वजह से है। और अब तुम सभी लोग बहुत खुश हो जब आग सब कुछ जलाकर भस्म कर देने के लिए आ रही है। मैं गलत कह रहा हूँ? मैं शर्त लगाता हूँ कि जब ये जंगल दोबारा उगेंगे, इनके पेड़ एकदम वैसे ही होंगे जैसे धर्म ग्रंथों में कहा गया है, मूंगे की तरह तने, बादलों को थामे पवित्र टहनियां, है कि नहीं? यहाँ तक कि पेड़ भी एक दूसरे से भिन्न नहीं दिखाई देंगे। बिजली की चमक जैसी तेजी से केलसांग ने महसूस किया कि उसके मस्तिष्क के तंग दायरे में जैसे कोई खिड़की खुल गई हो। दिन की रोशनी ने उसे भर दिया हो। अब उसने समझा, या कम से कम खुद को समझा, वे तमाम गुजरे वर्ष जिनमें वह हर व्यक्ति की चाहत के अनुरूप एक अग्रणी और प्रगतिशील शख्सियत का रूप लेने की कोशिश में लगा रहा है, और अंत में उन्होंने शायद यह चाहा हो कि वह एक ऐसे पेड़ में तब्दील हो जाए जिसका तना मूंगे की तरह हो और जो बादलों का बोझ उठाए हो। लेकिन उसका व्यक्तित्व तो इन सब से पहले ही निर्मित हो चुका था। विकास की जिस अवस्था तक वह पहुंचा था, उसकी निर्मित बुनियादी तौर पर ची गांव की मिट्टी और पानी से हुई थी। अंत तोक्तवा उसे नेतृत्व की जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया गया ताकि इस अंतर विरोध को हल किया जा सके। उसने एक नौजवान के लिए रास्ता बनाया, एक ऐसे युवक के लिए जो नए युग के तूफानी मौसम में पला बढ़ा था, और इस समय की जरूरत के मुताबिक वह अपने को ढाल चुका था। केलसांग हमेशा से यह मानता रहा है कि उन लोगों के लिए जो समय के साथ नहीं चल पाते हैं, अतीत में लौट जाना ही, एक बार फिर खुद को बुद्ध के आगे समर्पित कर देना ही एकमात्र विकल्प है। केलसांग के अंदर ऐसा करने का आकर्षण कुछ ही क्षण के लिए पैदा हुआ था जब उसने जामकन गोन्बो को मनमोहक सुभाषितों के साथ बोलते सुना। लेकिन अब उसने स्पष्ट तौर पर देखा, अब वह फिर कभी बुद्ध का पवित्र अनुयायी नहीं बनेगा जैसा कि वह किसी समय था। इस खास समय केलसांग वांगडू ची गांव के इतिहास में लगभग महानतम विचारक बन गया था। लेकिन यह ऐसा युग नहीं था जो इस तरह के व्यक्ति को पैदा करने की क्षमता रखता हो। ब्रदर केलसांग, जामकन गोन्बो ने कहा, तुम्हें नाराज नहीं होना चाहिए। जब मैंने उसके सिर का मुंडन किया, मैंने यह शपथ भी ली थी कि जब तक मैं जिंदा हूँ, मैं अपने बाल कभी नहीं काटूंगा, दोरजी के लिए। केलसांग की आंखों से अनायास आंसू बहकर अपनी गर्मी का एहसास कराते हुए उसके गालों से लुढ़कते जा रहे थे। उसके दिमाग की खिड़की से थोड़ी और रोशनी अंदर आ गई और एक बार फिर चुपचाप बंद हो गई। दुनिया फिर अराजकता की अवस्था में लौट गई जो समग्र रूप से उस ढीले ढाले और उधेड़ने वाले जटिल सिरों की विलुप्तता से प्रतिभेद्य है जिसमें यह लिपटा हुआ है। केलसांग ने पीछे मुड़कर उस व्यक्ति को देखा
जो लकड़ी से बनी ऊंची चिता पर पालथी मारकर बैठा हुआ था। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का यह अंक यही समाप्त होता है। अगले अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात इस कहानी के शेष भाग के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, रखिए अपना ध्यान और दीजिए अपनी दोस्त और होस्ट लीला भट्ट को इजाजत। नमस्कार, बाय बाय, जय सिया। यह चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। अब शुरू होता है पश्चिम की तीर्थ यात्रा महासागर का समय। नमस्कार दोस्तों, पश्चिम की तीर्थ यात्रा सुप्रसिद्ध चीनी उपन्यास लेकर हाजिर हूँ मैं, मैत्री शर्मा। आज की कहानी इस प्रकार है। दोस्तों, अब तक आपने कहानी में सुना कि सान चांग और उसके शिष्य यात्रा पर आगे बढ़ते बढ़ते स्वर्ण आच्छादित मठ पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर उनका अच्छा आदर सत्कार किया जाता है। सान चांग वहां भिक्षुओं से पूछता है कि उसका नाम स्वर्ण आच्छादित मठ कैसे पड़ा, तो वे उसे पूरी कहानी बता देते हैं जिसे सान चांग पहले से ही जानता था। इसके अलावा भिक्षु उन्हें बताते हैं कि कुछ कन खजूरा प्रेतात्माओं का उदय हो गया है। वे प्रेतात्माएं राहगीरों पर आक्रमण कर देते हैं, इसलिए सुबह मुर्गे की बांग सुनने के बाद ही राहगीर आगे बढ़ते हैं। तो सान चांग भी यही तय करता है कि मुर्गे की बांग के बाद ही वे भी अपने सफर पर आगे निकलेंगे। चलिए दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं कहानी में आगे क्या हुआ। जब सान चांग और वानर आकाश में सुशोभित अर्धचंद्र के प्रकाश में चहलकदमी कर रहे थे तो मठ के एक सेवक ने वहां आकर ऐलान किया, हमारे वयोवृद्ध गुरुदेव चीन से आए महानुभाव से मुलाकात करना चाहते हैं। सान चांग ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे एक वयोवृद्ध भिक्षु आता दिखाई दिया। उसने आगे बढ़कर थांग महाभिक्षु का अभिवादन किया और बोला, क्या आप ही चीन से आए हुए गुरुदेव हैं? सान चांग ने उसके अभिवादन का जवाब देते हुए कहा, आपसे मिलकर मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। वयोवृद्ध भिक्षु ने सान चांग के प्रति अत्यंत श्रद्धाभिभूत होकर पूछा कि उनकी उम्र क्या है। सान चांग ने जवाब दिया, मैं अपने जीवन के 45 वर्ष गंवा चुका हूँ। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपकी उम्र क्या है? वयोवृद्ध भिक्षु ने कहा, गुरुदेव, मेरी उम्र आपसे केवल 60 वर्ष ज्यादा है। वानर ने कहा, इसका मतलब यह है कि आप इस साल 105 साल के हो गए हैं। आप मेरी उम्र क्या समझते हैं? वयोवृद्ध भिक्षु ने जवाब दिया, भिक्षुवर, आपकी मुखाकृति इतनी प्राचीन और आपकी भावना इतनी पवित्र लगती है कि जल्दबाजी में, विशेष रूप से चंद्रमा के प्रकाश में, अपनी कमजोर आंखों से आपकी उम्र बताना मेरे लिए संभव नहीं है। कुछ देर बातचीत करने के बाद वे लोग मठ के पिछले हिस्से में नजारे देखने के लिए जा पहुंचे। सान चांग ने पूछा, वह जेतावन उद्यान कहाँ है जिसकी अभी अभी चर्चा हो रही थी? वयोवृद्ध भिक्षु ने जवाब दिया, पिछले फाटक के बाहर। जब आदेश देकर पिछला फाटक खुलवाया गया तो वहां एक पत्थर की दीवार के ध्वंसावशेषों के सिवाय और कुछ नहीं दिखाई दिया। सान चांग ने गहरी आह भरी और वहां हाथ जोड़े। चंद्रमा के प्रकाश में कुछ देर चहलकदमी का मजा लेने के बाद वे कुछ समय के लिए एक मंच पर बैठ गए। वहां उन्हें किसी के सिसकियां भरने की आवाज सुनाई दी। सान चांग ने ध्यान लगाकर सुना तो उसे पता चला कि ये सिसकियां किसी महिला की है, जो इसलिए रो रही है क्योंकि उसके माँ बाप उसकी वेदना को नहीं जानते। इससे उसका हृदय द्रवित हो उठा और आंखों में आंसू भरकर उसने मठ के भिक्षुओं से पूछा, यह स्त्री कौन है जो इतनी ज्यादा दुखी लगती है और यह है कहाँ? यह प्रश्न सुनने के बाद वयोवृद्ध भिक्षु ने बाकी सब भिक्षुओं को चाय बनाने के लिए भेज दिया
और जब वहाँ कोई और नहीं रहा तो थांग महाभिक्षु और वानर राज को दंडवत प्रणाम किया। सांचांग ने उसे सहारा देकर उठाते हुए कहा, परमादरणीय मठाधीश महोदय, आप हमारे प्रति इतना ज्यादा शिष्टाचार क्यों दिखा रहे हैं? वयोवृद्ध भिक्षु ने जवाब दिया, क्योंकि मैं 100 साल से ज्यादा उम्र का हो चुका हूँ, इसलिए दुनियादारी के कुछ तौर तरीके जान गया हूँ। ध्यान और निशब्दता की अवधियों के बीच मैं कुछ बातों का एहसास कर चुका हूँ। महोदय, मैं आपके बारे में और आपके शिष्य के बारे में काफी कुछ जानता हूँ। आप लोग बाकी लोगों से अलग हैं। एकमात्र आप ही ऐसे गुरुजन हैं जो अत्यंत दुखदायी घटना का विश्लेषण कर सकते हैं। वानर ने पूछा, पर बताइए तो सही, आखिर हुआ क्या है? वयोवृद्ध भिक्षु ने जवाब दिया, 1 वर्ष पहले आज के ही दिन मैं चंद्रमा की प्रकृति पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहा था कि अचानक तेज हवा के झोंके के साथ मुझे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। मैं बिस्तर छोड़कर जेतावन में गया तो वहां मुझे एक सुंदर कन्या दिखाई दी। मैंने उससे पूछा, बालिके, किसकी बेटी हो तुम कहाँ से आई हो? कन्या ने जवाब दिया, मैं एक राजकुमारी हूँ, भारत नरेश की पुत्री हूँ। मैं चांदनी रात में पुष्प वाटिका को देखने आई थी। अचानक हवा का तेज झोंका आया और मुझे उड़ाकर यहाँ ले आया। मैंने ईंटों की एक कोठरी बनाकर कन्या को उसमें बंद कर दिया और दरवाजे में एक छोटा सा सुराख छोड़ दिया, उसके बीच से एक कटोरा अंदर बाहर आ जा सके। उस दिन मैंने मठ के बाकी भिक्षुओं से कहा कि मैंने एक प्रेतात्मा को बंदी बना लिया है, पर चूंकि हम भिक्षुओं के हृदय में करुणा का वास होता है, इसलिए मैंने उसे किसी भी संकट में डालना नहीं चाहा। उसे जिंदा रखने के लिए हर रोज 2 बार सादा भोजन और जल पहुंचा दिया जाता है। कन्या चतुर है और मेरी बात समझती है, इस डर से कि कहीं कोई भिक्षु उसका शील भंग न कर दे, उसने पागल होने का बहाना बना लिया है। दिन के समय वह या तो ऊल फजूल की बातें करती है या चुपचाप बैठी रहती है, लेकिन रात के शांत वातावरण में अपने माता पिता की याद में रोती रहती है। राजकुमार के बारे में पूछताछ करने मैं बहुत बार नगर जा चुका हूँ। वहाँ से कोई भी राजकुमारी लापता नहीं है, इसलिए मैंने उसे मजबूत से मजबूत तालों में बंद कर रखा है और मन में पक्का इरादा कर लिया है कि उसे यहाँ से हरगिज नहीं जाने दूंगा। गुरुदेव, चूंकि अब आप यहाँ आ गए हैं, इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि राजधानी में जाकर अपनी धर्म शक्तियों के द्वारा सच्चाई का पता लगाने की कृपा करें। इस तरह आप न सिर्फ नेकी की रक्षा कर सकेंगे, बल्कि अपनी तिलिस्मी शक्तियों का प्रदर्शन भी कर सकेंगे। सांचांग और वानर ने यह सब बड़े ध्यान से सुना। अभी वे लोग बातें ही कर रहे थे कि 2 छोटे भिक्षु उन्हें चाय पीने और आराम करने के लिए बुलाने आ गए, इसलिए वे भीतर चले गए। मठाधीश निवास में शूकर और भिक्षु रेतात्मा भुनभुना रहे थे। कल सुबह मुर्गे की बांग सुनते ही हमें यहाँ से निकलना होगा। वे दोनों अभी तक सोने क्यों नहीं आए? वानर ने पूछा। अरे मूर्ख, तुम यह क्या कह रहे हो? शूकर ने जवाब दिया, मैं कह रहा हूँ सो जाइए। आप लोग इतनी रात फूलों की बहार की सराहना क्यों कर रहे हैं? तब वयोवृद्ध भिक्षु ने उनसे विदा ली और थांग महाभिक्षु सो गया। उस रात सोए अभी ज्यादा समय नहीं हुआ था कि मुर्गे ने बांग देनी शुरू कर दी। मठ के सामने के हिस्से में टिके हुए सभी व्यापारी हल्ला गुल्ला करते हुए उठ गए और दीपक की रोशनी में सुबह का नाश्ता तैयार करने लगे। श्रद्धेय धर्माध्यक्ष ने शूकर और भिक्षु रेतात्मा को जगाकर उन्हें घोड़े की काठी कसने और सामान बांधने का आदेश दिया। वानर ने मठ के भिक्षुओं से दीपक जलाने का अनुरोध किया। मठ के भिक्षुओं ने, जो पहले ही जाग गए थे, चाय, सूप और जलपान का इंतजाम कर दिया और उनकी सेवा में उपस्थित रहे। शूकर ने प्रसन्न होकर भाप में पकी रोटियों की पूरी तश्तरी चट कर डाली। फिर वह सामान और घोड़े को लेकर बाहर चला गया।
सांचांग और वानर ने मठ के सभी भिक्षुओं से विदा ली। वयोवृद्ध भिक्षु ने कहा, कृपया हमारी उस दुखदायी मामले को ना भूलें। वानर बोला, मैं उसका पूरा ध्यान रखूंगा। नगर में पहुंचने के बाद जो कुछ भी मैं देखूंगा सुनूंगा, उससे सच्चाई का पता जरूर लगा लूंगा। सभी व्यापारी शोरगुल मचाते हुए उनके साथ चल पड़े। रात के अंतिम पहर से पहले ही वे लोग मुर्गा बांग दर्रे को पार कर चुके थे। सुबह के 10 बजे उन्हें नगर प्राचीर दिखाई देने लगी। वह सचमुच एक अत्यंत शक्तिशाली नगर था, एक लौह पात्र के समान मजबूत। वह एक दैवी प्रदेश की दैवी राजधानी थी। उस दिन वे लोग नगर के पूर्वी बाजार में गए, जहां सभी व्यापारी ठहरने के लिए सरायों में जा पहुंचे। सांचांग और उसके शिष्यों को शहर में एक अतिथि मिलन आवास दिखाई दिया। वे लोग उसके अंदर चले गए। आवास प्रबंधक ने आवास अधीक्षक को सूचना दी कि बाहर अजीबो गरीब दिखने वाले 4 भिक्षु एक सफेद घोड़े के साथ आए हैं। अब क्या था, घोड़े की बात सुनकर आवास अधीक्षक ने सोचा कि वे लोग किसी सरकारी काम से आए होंगे, इसलिए वह उनका स्वागत करने बाहर चला गया। सांचांग ने सिर झुकाकर कहा, मुझे पूरब के थांग सम्राट ने चित्रकूट पर्वत पर स्थित महान वज्र संघाराम में भगवान बुद्ध के दर्शन करने और वहां से धर्म सूत्रों को लाने के लिए भेजा है। मुझे निरीक्षण के लिए अपना पारपत्र राज दरबार में प्रस्तुत करना है। अगर मुझे महामहिम के विख्यात आवास में रात गुजारने की इजाजत मिल जाए तो मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। जब मेरा काम खत्म हो जाएगा तो मैं यहाँ से आगे चला जाऊंगा। अधीक्षक ने अभिवादन का जवाब देते हुए कहा, यह आवास दूतों और यात्रियों की सेवा के लिए ही तो स्थापित किया गया है, इसलिए आपकी सेवा करना हमारे लिए बिल्कुल ठीक है। कृपया अंदर आ जाइए, आवास के अंदर आ जाइए। सांचांग ने खुश होकर अधीक्षक से मिलने अपने शिष्यों को अंदर बुला लिया। उनके भयानक चेहरे देखकर अधीक्षक एकदम घबरा गया। वह नहीं समझ पाया कि वे मनुष्य हैं या फिर राक्षस, इसलिए उसने थर थर कांपते हुए उनके लिए चाय और शाकाहारी भोजन का इंतजाम किया। उसे डरा हुआ देखकर सांचांग ने कहा, महामहिम, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे तीनों शिष्य देखने में भले ही भयानक लगते हों, पर दिल के बहुत अच्छे हैं। उनसे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आवास अधीक्षक ने जब यह सुना तो उसकी चिंता दूर हो गई। उसने पूछा, राष्ट्रगुरु महोदय, आपका थांग दरबार कहाँ है? सांचांग ने जवाब दिया, दक्षिणी जम्बू महाद्वीप के चीन देश में। अधीक्षक ने अगला सवाल पूछा, आप अपने घर से कब चले थे? सांचांग ने जवाब दिया, चनकांग के 13वें साल यानी आज से 14 साल पहले। मुझे हजारों नदियों और पर्वतों को पार करना पड़ा। यहाँ तक आने में सचमुच बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा। आवास अधीक्षक ने कहा, आप एक परम पावन भिक्षु हैं। सांचांग ने पूछा, आपका परम प्रतिष्ठित राजवंश कितना पुराना है? अधीक्षक ने जवाब दिया, यह महान भारत भूमि है। हमारे प्राचीनतम पूर्वजों से अब तक हमारा राजवंश कोई 500 साल पुराना है। हमारे राजा प्रसन्नचित्त सम्राट कहलाते हैं। उनका शासनकाल चिंगयेन कहलाता है और इस समय उनका 28वां साल चल रहा है। सांचांग ने कहा, मैं आज ही राजकुल श्रेष्ठ से मिलना चाहता हूँ और अपने पारपत्र का निरीक्षण कराना चाहता हूँ। उनका राज दरबार कब लगता है? अधीक्षक बोला, यह बहुत ही बढ़िया हुआ, बहुत ही बढ़िया हुआ। आज हमारे राजा की राजकुल महामान्य सुपुत्री का 20वां जन्मदिन है। चौराहे पर एक सुसज्जित मीनार का निर्माण किया गया है, जहाँ से राजकुमारी एक कढ़ी हुई गेंद फेंककर देवलोक को अपने भावी पति का फैसला करने के लिए बुलाएगी। आज का दिन बहुत सौभाग्यशाली है।
मैं समझता हूँ आज राजकुल श्रेष्ठ का प्रातःकालीन राज दरबार अभी खत्म नहीं हुआ होगा। अगर आप अपने पारपत्र का निरीक्षण कराना चाहते हैं तो इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा। यह सब सुनकर सांचांग खुश होकर जाने ही वाला था कि अचानक भोजन आ गया। उसने आवास अधीक्षक वानर और बाकी दोनों शिष्यों के साथ भोजन किया। तब तक दोपहर हो चुकी थी। सांचांग बोला, अब मैं चलता हूँ। वानर ने कहा, गुरुदेव, आपकी सुरक्षा के लिए मैं भी आपके साथ चलता हूँ। शूकर बोला, मैं भी चलता हूँ। भिक्षु ने आत्मा ने टोका, नहीं भैया, तुम साथ न जाओ। तुम्हारे चेहरे में कोई खास आकर्षण तो है नहीं, इसलिए केवल प्रभावशाली दिखने के लिए राजमहल के फाटक के बाहर जाने से भला क्या फायदा। सबसे अच्छा तो ये होगा कि हमारा बड़ा भाई वानर गुरुदेव के साथ जाए। सांचांग ने टिप्पणी की, उचिंग ठीक कह रहा है। मूर्ख शूकर एकदम रूखा और बुद्धिहीन है, जबकि उखुन बहुत चतुर और कुशाग्र बुद्धि है। शूकर ने अपनी थूथनी बाहर निकालकर ऐतराज किया, गुरुदेव, आपको छोड़कर हम तीनों के चेहरों में तो कोई ज्यादा फर्क नहीं है। उसे जवाब दिए बिना ही सांचांग ने अपना तोगा पहन लिया। वानर ने पारपत्र की संदूकची उठा ली और दोनों साथ साथ चलने लगे। रास्ते में सभी लोग, चाहे वे भद्रजन, किसान, दस्तकार, व्यापारी, विद्वान, लेखक या मंद बुद्धि हो या फिर आम लोग, एक ही बात कह रहे थे, चलो कढ़ी हुई गेंद फेंकने का समारोह देखने चले। सांचांग सड़क के किनारे खड़ा हो गया और वानर से बोला, यहाँ के लोग और उनके कपड़े, भवन, भाषा और बोली सब कुछ महान थांग राज्य की जैसी ही है। मुझे याद है मेरी स्वर्गीय माता ने कढ़ी हुई गेंद फेंक कर ही मेरे पिता को चुना था और उनसे विवाह किया था। यह रिवाज यहाँ भी मौजूद है। वानर ने पूछा, क्यों ना हम लोग भी वहाँ चलकर समारोह को देखें? सांचांग ने जवाब दिया, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमने इस मौके के लिए सही कपड़े नहीं पहने हुए हैं। हमें देखकर उन्हें शक हो सकता है। वानर ने कहा, गुरुदेव, स्वर्ण आच्छादित मठ में उस वयोवृद्ध भिक्षु ने हमें जो कुछ कहा था वह आप भूल रहे हैं। जब हम सुसज्जित मीनार को देखेंगे तो यह पता लगा सकते हैं कि राजकुमारी असली है या नकली। इस हलचल और चहल पहल में राजा भी राजकुमारी के बारे में शुभ समाचार सुनने के लिए बेचैन होगा। दरबार के कामकाज में उसका मन नहीं लगेगा। चलो चलते हैं। यह सुनने के बाद सांचांग वानर के साथ चल पड़ा। कढ़ी हुई गेंद फेंकने के समारोह को देखने के लिए वहाँ हर तरह के लोग मौजूद थे। दरअसल अब से 2 साल पहले भारत नरेश एक बार अपनी महारानी, रानियों और सुपुत्री के साथ पूर्णिमा का आनंद लेने शाही उद्यान में गया, क्योंकि वह प्राकृतिक नज़ारों और फूलों का बहुत प्रेमी था। यह देखकर एक दैत्यांगना वहाँ पहुंची और असली राजकुमारी को तो उठा ले गई और बदले में खुद नकली राजकुमारी बन बैठी। जब उसे पता चला कि थांग महाभिक्षु किस साल, किस महीने, किस दिन और किस घड़ी यहाँ आ रहा है, तो राजकुमारी रूपधारी दैत्यांगना ने राज्य की संपत्ति को इस्तेमाल करके एक सुसज्जित मीनार बनवाई। वह चाहती थी कि सांचांग को अपना पति बनाकर उसके सच्चे पौरुष वाले आदि तत्व को आत्मसात कर लेगी और अपने आप को महान प्रजीवाणु अमर्त्य बना सकेगी। दोपहर की तीसरी घड़ी में जब सांचांग और वानर भीड़ में घुसकर मीनार के करीब पहुंच रहे थे, तो राजकुमारी ने अगरबत्ती जलाई और स्वर्ग और धरती की पूजा अर्चना करनी शुरू कर दी। उसके इर्द गिर्द 5-6 दर्जन सजी धजी सुंदरियां खड़ी थी, जो उसके आदेशों का पालन कर रही थी और उसकी कढ़ी हुई गेंद को थामे हुए थी। मीनार पर सभी तरफ कई खिड़कियां बनी हुई थी। जब राजकुमारी ने चारों तरफ नजर दौड़ाई तो उसे थांग महाभिक्षु आता दिखाई दिया। उसने कढ़ी हुई गेंद हाथ में उठाई और थांग महाभिक्षु के सिर पर फेंक दी। इससे महाभिक्षु का वैरोचन मुकुट अपनी जगह से हटकर तिरछा हो गया।
वह बहुत ज्यादा चौंक गया और अपने दोनों हाथों से गेंद को पकड़ने की कोशिश तो की, पर वह गेंद लुढ़कती हुई सीधे उसके आस्तीन के अंदर घुस गई। तभी मीनार पर मौजूद सभी लोग चिल्ला पड़े, राजकुमारी की गेंद एक भिक्षु को लगी है, एक भिक्षु को लगी है। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक। आगे की कहानी लेकर मैं मैत्री शर्मा फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। CGTN हिंदी सेवा रोजाना 5 कार्यक्रम प्रसारित करती है। हमारा पहला कार्यक्रम भारतीय समय के अनुसार सुबह 8:30 से 9:30 बजे तक, दूसरा कार्यक्रम संध्या के 6:30 से 7:30 बजे तक, तीसरा कार्यक्रम रात के 8:30 से 9:30 बजे तक, चौथा कार्यक्रम रात के 9:30 से 10:30 बजे तक और पांचवा कार्यक्रम रात के 10:30 से 11:30 बजे तक प्रसारित होता है। कार्यक्रमों के मीटर बैंड इस प्रकार है: सुबह 8:30 से 9:30 बजे 13,720 किलोहर्ट्ज, शाम 6:30 से 7:30 बजे 9,635 किलोहर्ट्ज, रात 8:30 से 9:30 बजे तक 7,225 किलोहर्ट्ज, रात 9:30 से 10:30 बजे 7,395 किलोहर्ट्ज, रात 10:30 से 11:30 बजे 1,269 किलोहर्ट्ज। अब इंटरनेट पर CGTN की हिंदी वेबसाइट भी खुली हुई है। इसे देखने के लिए हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारी वेबसाइट का पता है hindi.cgtn.com।